हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विद्यानेट गुरुकुल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूनिट 7 पढ़ रहे हैं। जो जिस यूनिट 7 में हम लोग के पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है और आज हम लोग की तीसरी कहानी है। हम लोग 2 कहानी पढ़ चुके हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। आप लोग को पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, जिसमें से हम लोग की 2 कहानी हो चुकी है। आज तीसरी कहानी पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि हम लोग का एक क्रम बना रहे। एक क्रम से पढ़ रहे, हम लोग पूरी 21 कहानियों को पढ़ना है। और आज हम लोग की एक तीसरी कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। यह एक गरीब अनाथ विधवा की कहानी है, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में हुआ था और इसके लेखक माधवराव सप्रे जी हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसका। एक टोकरी भर मिट्टी, लेखक कौन है? माधवराव सप्रे जी हैं। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पूछ देता है कि एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो किस पत्रिका में होगा? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह क्या है? आदर्शवादी कहानी है। तो हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को किसने माना है? तो देवी प्रसाद वर्मा ने। ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, मिट्टी से क्या बनता है? देवी की मूर्ति बनता है। ठीक है, तो एक टोकरी भर मिट्टी यानी देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, प्रतिपाद्य देख लेते हैं इसका। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की एक छोटी सी आदर्शवादी कहानी है। यानी इसमें क्या होता है? जमींदार का अंत में हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बुढ़िया को उसकी झोपड़ी लौटा देता है। ठीक है, जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो इसे समझेंगे। प्रमुख पात्र को देख लेते हैं। बुजुर्ग विधवा है, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, अब एकमात्र पोती है उसके जीने का सहारा। जमींदार है, दंभी व्यक्तित्व, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। गौण पात्र है, बुजुर्ग जो विधवा है, बुजुर्ग विधवा उसकी पोती और जमींदार का वकील। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या इसकी कहानी की विशेष के बारे में कहा गया है। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा की चित्रण किया गया है। शोषण का चित्रण। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन है, यानी लास्ट में जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र। मानवता का संदेश। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी की समाप्ति होती है। वर्ग भेद, गरीब, विधवा और अमीर, यानी वर्ग भेद को दिखाया गया है गरीब और अमीर में। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। एक टोकरी भर मिट्टी के कहानी का केंद्रीय तत्व क्या है? आदर्शवाद है। इसमें जमींदार के लास्ट में हृदय परिवर्तन हो जाता है और इसमें वर्ग भेद को दिखाया गया है गरीब और अमीर के बीच। चलिए अब हम लोग पूरा कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे, फिर आप लोग को समझ में आएगी। यदि ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बहुत छोटी कहानी है, पर बहुत ही अच्छी कहानी है। पढ़िए आप लोग मेरे साथ। एक टोकरी भर मिट्टी 1900, कहीं 1901 लिखा रहता है, प्रकाशन 1901 में हुआ। माधवराव सप्रे। किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ है? छत्तीसगढ़ पत्रिका में। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। हाता तो लोग समझते हैं। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति
और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यानी उसका पति भी उस झोपड़ी में मर गया था और उसका इकलौता पुत्र था वो भी मर गया था, उसकी पतोह भी मर गई थी। उसकी पतोह एक 5 बरस की कन्या है। डेट याद रखिएगा, वर्ष पूछ देता है कि विधवा की पोती का उम्र क्या था, तो 5 वर्ष। विधवा की पोती का उम्र क्या था, 5 वर्ष। इसे नोट कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड बन रहा है यूजीसी नेट में वर्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी के वर्ष क्या है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस कन्या का वर्ष जन्म वर्ष कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, अनाथ विधवा की जो पोती है वो 5 वर्ष की है। अब यह उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी, उसकी आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकालना नहीं चाहती थी। वो कहते मतलब जिस झोपड़ी में वो रहती थी उसमें उसका मन लग गया था। वो सोचती कि इस झोपड़ी से बिना मरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यानी उस झोपड़ी से बिना मरे वो नहीं निकलना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, यानी जितने वो प्रयत्न किए सारा प्रयत्न असफल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। यानी वकील से मिले, उसको पैसे दिए और क्या किए, विधवा की जो झोपड़ी थी उसके हाथा में पड़ रहा था, वो क्या किए, उस झोपड़ी को अपना कब्जा में कर लिए और विधवा को वहाँ से निकाल दिए। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वहाँ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकर से कहा, उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे, तो मैं एक विनती है, यानी मैं आपने जो मेरी झोपड़ी ली है, मैं उस झोपड़ी को लेने नहीं आई हूँ। आप क्षमा करें, तो आपसे मेरी एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? खाना पीना। यानी जब से इस झोपड़ी में से वो गई है उसकी पोती ना खा रही है ना पी रही है, खाना पीना सब छोड़ दी है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। यानी क्या खाऊंगी? रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। क्या बनाकर? चूल्हा बनाकर। इस भरोसा है कि यानी इससे मुझे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यानी वो कह रही है कि महाराज मेरी जो बेटी है, पोती है, वो खाना पीना सब छोड़ दी है। वो कह रही है कि हम उसी झोपड़ी में जाएंगे तभी खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर के चली, उसी का चूल्हा बनाऊंगी और रोटी पकाऊंगी तो अपनी पोती को खिलाऊंगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातें का स्मरण हुआ और आंखें में आंसू आ गया। आंसू बहने लगे उसकी आंखों से। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने टोकरी भर मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरे पर गिरगिराने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने का आगे बढ़े। ज्यों टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो यही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। क्या जमींदार कहने लगे कि नहीं, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो,
आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं, कितने हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन भर क्यों उठा सकेंगे? उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यानी इस झोपड़ी में तो हजारों मिट्टियाँ पड़ी हुई है, क्या आप उसका भार जन भर उठा सकेंगे? आप इस पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वान्वित हो और अपना कर्तव्य भूल गए। किससे गर्वान्वित हुए थे? धन और मद से। विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत्य कर्म का पश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस कर दी। यानी क्या हो गया? इनका हृदय परिवर्तन हो गया। लास्ट में क्या हुआ? जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया और इसने क्या किया? बुढ़िया की झोंपड़ी को वापस कर दिया। इसमें देखा एक यह आदर्श कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अंत में जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और बुढ़िया की उस झोंपड़ी को लौटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। आगे हम लोग चौथी कहानी पढ़ने वाले हैं। तीसरी कहानी आज हम लोग की समाप्त हुई। पिछली कहानी का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और ये हम लोग की क्लासें जो हो रही हैं दिसंबर 2025 यूजीसी नेट की क्लासें हो रही हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्रम से पढ़िएगा, संपूर्ण कहानी पढ़िएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कहानी में एक क्रम पूछ देता है कि किसकी कथन है, ये कब आया, उसका एक क्रम सुझाओ। तो जब हम लोग पूरे विस्तार से कहानी पढ़े रहेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।